अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद करते हुए केस को काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने 12 जुलाई को तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है और गवाहान को शहादतों के लिए भी तलब कर लिया है। आइंदा समाअत पर तोशाखाना केस के जो ट्रायल है उसका आगाज होगा। आज जब समाअत शुरू हुई तो आज भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत के दौरान जज ने इज़हारे बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का ऐसा मुजाहरा अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। तोशाखाना केस में आपके लिए अदालत ने बहुत नरम रवैया रखा है। तोशाखाना केस जब से आया है मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए हैं। आज के अलावा आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से अदालत में 2 दरखास्तें दायर की गई। एक में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है जिसमें सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाया गया, जबकि दूसरी दरखास्त में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील गौहर अली खान ने 10 जुलाई तक समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर की है, जिसकी इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुखालफत की। अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को सुने बगैर ही फैसला महफूज कर लिया। इससे पहले अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को वक्त दिया, लेकिन उन्होंने दलाइल नहीं दिया और उनका मौक़िफ़ यह था कि ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं, वो आज नहीं आ सकते, पीर तक वक्त दे दें। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने, आपको याद होगा, अक्टूबर 2022 में तोशाखाना के ही रेफरेंस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्जामात साबित होने पर कौमी असम्बली की रुकनीयत से नाअहल करार दिया था। क्या तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई संजीदा खतरा है? क्या चेयरमैन पीटीआई, जिस तरह से हुकूमत का कहना है कि वो इस केस के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, मुख्तलिफ मुकदमात में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, ये तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से अब आपको क्या समझ आती है? ये जो कहा जा रहा है कि ख्वाजा हारिस पेश ही नहीं हो रहे, दलाइल ही नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कोई जज फैसला करता है उसके आर्डर के खिलाफ जब कोई अपील या रिवीजन होती है और वो फैसला सेटिसाइड हो जाया करता है, रिमांड होता है, तो उस रिमांड के बाद आम तौर पर चूंकि उस जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया होता है तो उस जज के पास केस को वापस नहीं भेजा जाता जिसके पास पहले हो। बल्कि ये वाला केस भी आपको याद होगा कि जब दोबारा वापस आया, सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के केसेस वापस भेजे थे तो आमिर फारूक साहब ने वो केस खुद नहीं सुने थे, फिर बाकी जजेस को भेज दिया था। ये एक ट्रेडिशन भी है, रिवायत भी है। दूसरी बात, इस केस में हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ बायसनेस का एक एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं खान साहब और वो पेंडिंग है, उस पर नोटिस कर दिए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने। जब उस ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो इससे पहले कि उसका फैसला हो जाए तो इन्होंने 3 दिन में वो फैसला कर दिया और सुने बगैर। और अगर उस टाइम बाउंड को भी मद्देनजर रखा जाए जो आमिर फारूक साहब ने 7 दिन का टाइम दिया था, वो भी जाकर के 12 को खत्म होगा, जिसके अभी 4 दिन बाकी हैं। 12 को वो खत्म हो रहा है टाइम। तो ये कह देना कि जी मैंने तो हर हाल में फैसला करना है बगैर सुने, लेकिन वो और तो तब उससे दलाइल दिए जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ। जब टाइम देखें, या तो जो टाइम बाउंड था 7 डेज का टाइम हो जाए। जज साहब जो है वो गिला कर रहे हैं कि ख्वाजा हारिस वो अदालत के अंदर ही जो है वो आ ही नहीं रहे। नहीं, देखें 7 डेज टाइम कोर्ट ने दिया ना, कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं थी ना, 7 डेज टाइम था ना। और आमिर फारूक साहब के उस केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा हो चुकी है, उस पर नंबर लग चुका है। ठीक है। यानी इसमें खान साहब की प्ली ये है कि जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए हैं जज साहब के सामने ख्वाजा हारिस साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने वो क्वेश्चंस फार्मुलेट करके वापस नीचे भेज दिया। बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर है कि 7 दिन में आप इन दरख्वास्तों पर जो है फैसला करें। मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात यह है कि आमिर फारूक साहब पाबंद थे खुद उसको डिसाइड करने के। ठीक है। उन्होंने नहीं किया। उनके इस आर्डर से जो एग्रीव्ड हैं पीटीआई चेयरमैन, उन्होंने अपील फाइल कर दी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने
उसमें नंबर लगा दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर सब जुडिस हो तो लोअर कोर्ट्स अपने हाथ खड़ा कर देती हैं, अनटिल सुप्रीम कोर्ट केस इज डिसाइडेड, वहां से फैसला आ जाए, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनाब ठीक है, ये टाइम ठीक है, आप पहले लोअर कोर्ट से डिसाइड करा लें, या वो ये कह दे कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंद है, इन क्वेश्चंस को ये खुद डिसाइड करें, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, 7 दिन का टाइम दिया ना जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, हम सुप्रीम कोर्ट के पेंडेंसी ऑफ केस को भी छोड़ देते हैं, वो 7 दिन तो नहीं गुजरे ना। अच्छा, 7 दिन गुजर जाएं, आप कहें कि ख्वाजा हारिस साहब नहीं आए, उन्होंने अपना केस आर्गू नहीं किया, उसके बावजूद मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूं, बात बनाएं। ठीक है, अदालत का भी कहना है कि 12 जुलाई को इस ट्रायल का आगाज करेंगे, तो जो फर्द जुर्म पहले आयद हुई थी उसका स्टेटस क्या है अभी आपकी नजर में? देखिए, फर्द जुर्म आपको पता है ना किन हालात में उन्होंने की। ये वो जज साहब हैं, गिरफ्तार थे जब वो नैब की कस्टडी में है, पेश किया गया, 2 दिन नैब की कस्टडी में है, ये अपनी अदालत यहां से लेकर के उनके घर, उनके उस नैब वाली जगह पे चले गए, वहां अदालत लगा के वहां फर्द जुर्म आयद करके आ गए, जहां उसके दस्तखत भी नहीं है। किसी भी एक्यूज के जब तक सिग्नेचर ना हो, उसको वो प्लीड गिल्टी या नॉट टू प्लीड गिल्टी ना करें, एक कस्टडी में है, तो आप अपनी अदालत फिजिकल रिमांड के दरमियान में कैसे जाकर के लगा सकते हैं? वो तो आईओ की कस्टडी में होता है एक्यूज्ड। ठीक है, आईओ के बगैर तो आप कोई एक कदम नहीं उठा सकते। तो ये जज साहब अदालत लेकर के वहां पहुंच गए, उसकी हैसियत ही कोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, ये वो किस हद तक अदालत को जो है वो बाउंड करती हैं? क्या अदालत कितनी उसकी पाबंदी जो है वो अदालत के ऊपर जो है वो लाजमी है? क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब की तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर थी इस हवाले से, इस केस के हवाले से। देखिए, 7 डेज का टाइम था ना जी, 7 डेज अभी नहीं गुजरे, नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं, यानी मैंडेटरी एज सच नहीं होते कि अगर 7 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद किए जाने वाला जो ऑर्डर है वो इलीगल हो जाएगा। ये डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। मैंडेटरी का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर फर्ज करो टाइम बाउंड कर दिया आपने किसी को और वो टाइम गुजर जाए तो उसके बाद का क्या जाने वाला। ऑर्डर की रीडिंग आपकी क्या है? ये डायरेक्टिव है, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये डायरेक्टरी इन नेचर होता है। इसलिए कि जब तमाम अदालतों को ये डायरेक्शन ऊपर की अदालत देती है तो उसके मुताबिक अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से वो जज साहब उन केसेस को डिसाइड किया करते हैं। मसलन आपके पास 10 केसेस आ गए, कोर्ट ने कह दिया कि आप इन 10 केसेस को डिसाइड करें विद इन ए पीरियड ऑफ, प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। आपके पास 10 केसेस हैं जिसमें एक केस भी आप 1 महीने में फैसला नहीं कर सकते, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा कि बाद में किए जाने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इलीगल हो जाएंगी? वो नहीं होती। ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये डायरेक्टरी इन नेचर होती हैं, these are not mandatory। कुछ केसेस में जवाब भी जमा करा दिया जाता है कि अभी इसके लिए मजीद वक्त जो है वो दरकार है, लेकिन 12 जुलाई को आपको लगता है कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी इस केस की? नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ये ऑर्डर फिर चैलेंज हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर? ये जो आज वाला ऑर्डर है, बगैर सुने आप कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हुमायूं दिलावर साहब पर्सनली बायस्ड हैं इस केस में। क्यों है? बहुत सारी रीजंस हैं, वो ट्रांसफर एप्लीकेशन में भी पेंडिंग है, मौजूद हैं, जिसको रीजनेबल तस्वर करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिए। आपके एतराज़ात हैं जज साहब के हवाले से? लेकिन जब तक आप देखें, पहली बात तो यह है कि जब किसी जज पे इस तरह के इल्जामात लग जाएं, जो अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर चुका है, तो उसको चाहिए कि वो खुद ही ट्रांसफर कर दे। दूसरी बात, फिर चीफ जस्टिस साहब की ऑर्डर का इतना एहतराम तो होना चाहिए था कि 7 दिन हो जाएं, उस एप्लीकेशन का फैसला हो जाएगा क्या आपने सुनना भी है उसको या नहीं सुनना। तीसरी बात है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर सब जुडिस है उसका भी पता चल जाएगा उस पर अगले हफ्ते में फर्ज करो ये फैसला आ जाता है। लेकिन आपको लगता है ये इसमें कुछ संजीदा थ्रेट है चेयरमैन पीटीआई के लिए? क्योंकि देखिए, यही मामला जब इलेक्शन कमीशन में था तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी इसी मामले के ऊपर हुई थी, तो यहां पर ये तो है तो फौजदारी केस, तो क्या यहां पर भी ये मामला जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकता है? ये केस में कुछ भी नहीं है। इस केस के मैं क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरफ अगर मैं आऊं, पहली बात तो ये है कि ये टाइम लिमिटेड बार्ड केस है। लिमिटेशन एक सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। उस टाइम के बाद किए जाने वाला कोई भी एक्ट वो इलीगल एंड अनलॉफुल होता है। नंबर 2, क्या ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंप्लेंट फाइल की है या नहीं की? और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं फॉर्मुलेट किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने खुद हमारी कंप्लेंट पे, हमारी ये नहीं ख्वाजा साहब की एप्लीकेशन के ऊपर, और वो क्वेश्चंस डिसाइड नहीं किए
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक, और वो वापस भेज दिया कि आप नीचे वाली अदालत डिसाइड कर दे। और इन हालात में ये कंप्लेंट प्रोसीडेबल ही नहीं है। अच्छा, और इत्तेफाक से जिस दिन ये फैसला आया मैं मौजूद था, बल्कि मैं पेश भी हूं उस केस में, चीफ जस्टिस साहब ने कहा योर पिटिशन इज अलाउड, रिवीजन पिटिशन यानी जो निगरानी थी वो अलाउ कर दी, अनकंडीशनल। पार्टी अलाउ का लफ्ज नहीं कहा, ना रिमांड का कहा, इट वाज अनाउंस्ड। और पूरे मीडिया ने सारा दिन ये चलाया कि ये काबिल समात नहीं है, क्योंकि यही हमारी प्ली थी। लेकिन शाम को जब फैसला आया तो पता चला कि नहीं, ये रिमांड कर दिया है और उसमें 7 डेज टाइम भी बाउंड कर दिया है। तो जो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए गए हैं अच्छा, एक हाई कोर्ट के पास, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए था, ठीक, कि वो फैसला किए बगैर इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के कि आप अपनी मर्जी का एक जज साहब को मैनेज कर लें और उस जज साहब जो बायस रखते हैं, जिसके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, यानी 2 दिन के फिजिकल रिमांड पे अपनी अदालत लेके वहां चले गए, और जिसके खिलाफ सारी एविडेंस होने के बावजूद, जिसको सीरियस तस्वर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिए। तो इस तरह का फैसले की ना कानून में कोई हैसियत होती है, ना उसको कोई एतबार या मोतबरी मिलती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है कि कोई शख्स ये कहे कि ये फैसले की कोई। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और तहरीक इंसाफ के वकील, बात कर रहे थे इस केस के हवाले से। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये इंतखाबात के हवाले से जो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और कल IMF से जो है वो वफ्द जो मिला तहरीक इंसाफ से, वहां पर भी इस हवाले से बात हुई कि इंतखाबात की गारंटी दी जाए या नहीं, क्या ऐसी कोई बात हुई। इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं, ये वो सवाल है जिस पर आजकल बहुत बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज IMF के वफ्द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने IMF से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने की यकीन दहानी मांगी है। नुमाइंदा IMF के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सियासी जमातों की हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना है। इससे पहले यह वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात कर चुका है। गुज़िश्ता दिनों आइंदा इंतखाबात और दीगर मामलात पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के दरमियान भी जो दुबई में मुलाकातें थी, उनकी खबरें थी। ताहम इंतखाबात के मामले पर सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। एक और रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मुबस्सरीन पर मुश्तमिल मिशन पाकिस्तान ना भेजने का फैसला भी किया है। इंतखाबात से मुतालिक ये जो सवालात है, क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, सबसे पहले तो ये जो IMF के वफ्द की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात के हवाले से बात की, उससे पहले ये वफ्द आपसे भी मिल चुका है, तो क्या आप लोगों से भी इंतखाबात के मामले पर, नई हुकूमत के मामले पर IMF के वफ्द की कोई बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IMF का वफ्द बिल्कुल पाकिस्तान आया, उनको जो है इस चीज़ पे जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात कहें या जो भी कहें, माजी में उनके साथ एक मुआहदा हुआ पिछली हुकूमत का, और उसमें कुछ उनको खदशात भी थे। और फिर इसके बाद जब ये जो अभी इनके इस हुकूमत के साथ हुआ, उसके उनके वो था कि आप इस पर जो है वो एक सपोर्ट कहें या एक पॉइंट ऑफ व्यू पार्टीज़ का जो है वो कह रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल ही क्लियर स्टांस था, क्योंकि हमने IMF के लिए इस हुकूमत के साथ जो है भरपूर कोशिश की कि IMF किसी तरीके से हो जाए, ताकि हमें कुछ बेल आउट पैकेज तकरीबन मिले, ताकि हम आगे जो है इस चीज़ को चला सकें। और उसके बाद अपोजिशन के पास भी वो गए, और अपोजिशन ने भी उसको तकरीबन ही है, अगर आप कहें कि यस का और मतलब है कि वो रखा कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, हम भी कहते हैं कि इन टाइम इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और 5 साल के लिए इस पूरे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है इसका वाहिद हल जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, और एक वे फॉरवर्ड है, और इलेक्शंस हो, और 5 साल के लिए जो भी पार्लियामेंट आती है वो इस, और हुकूमत आती है, इस मुल्क को आगे लेकर चले। लेकिन कुंडी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्यों लगता है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, और वो इस बात की जो जमानत है, खबर यह है कि वो मांग रहे हैं IMF से?
देखिए IMF जो है ये पाकिस्तान इलेक्शन जो है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं, ना IMF ने करने हैं, किसी और ने करने हैं। वो एक अपने लिए जो है मैं समझता हूँ कि एक जो है चीज निकाल रहे थे कि जी हमें गारंटी दी है कि इलेक्शन जो है वो इन टाइम होंगे। मैं समझता हूँ कि इन टाइम इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि अगस्त में असम्बली का टाइम पूरा है और फिर अगर इन टाइम ख़त्म होती है तो अक्टूबर में। अगर 2-4 दिन पहले अगर इत्तेहादी जमातें चाहती है कि उनको 15-20 दिन और चाहिए कंपेन के लिए, तो नवंबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसा जैसी कोई बात नहीं है जिसपे आप कहें कि जी वो इलेक्शन जो है डिले हो सकते हैं। अब मैं समझता हूँ इस पूरे, जैसे मैंने पहले कहा है, इस पूरे मसले का और इस पूरे सिनेरियो का जो वे फॉरवर्ड है वो इलेक्शन ही है। और दोनों जमातों, जो बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट है, क्योंकि पहले मुलाकातों की भी जो है वो इतला है कि वहां पर दुबई में इस हवाले से कोई डिस्कशंस हुई हैं कि निगरान हुकूमत कैसे आएगी, अगली हुकूमत जो है वो कब तक आएगी। तो ये बातें इन पर बात हो चुकी है, दोनों बड़ी जमातों के दरमियान एग्रीमेंट है कि यहां से आगे जो है वो किस तरह जाना है। देखिए बिल्कुल हम चाहते हैं कि बिल्कुल मांगी है, और लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठना है और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का उन्होंने जो है वो फैसला करना है। दुबई में मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। बड़ा जो है वो टीवी के ऊपर बड़ा था कि जी पता नहीं सीट डिसमेंट हो गई है और पता फ्लास सीट हो गई है और फ्लास सीट रह गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऑफिशियल ऐसा कोई मीटिंग नहीं थी। कोइंसिडेंटली दोनों पार्टी के सरबराहान जो है वो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट ज़फर साहब वहाँ पर मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मीटिंग हुई है। और जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो डेफिनेटली सियासी बातचीत होती है, सियासी गुफ्तगू होती है, लेकिन एज सच कोई भी की बात नहीं हुई। क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर आपकी दोनों पार्टीज की सेकेंड ईयर लीडरशिप जो है वो बैठेगी और एक C2C एडजस्टमेंट की बात होती है और सारी रिपोर्ट जो है वो लीडरशिप को देती है। ऐसा जैसे हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप ना PMLN की, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद थी, न कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर है, न कोई एलामिया ऑफिशियल आया और न कोई ऑफिशियल ऐसी मीटिंग थी। ऐसा मीटिंग में बैठकर पॉलिटिकल डिस्कशन डेफिनेटली क्यों होगी, लेकिन जो है वो भी मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में आपको इस चीज़ में गर्मा गर्मी नजर आना शुरू हो जाएगी। कौन इस वक्त भी मैं समझती हूँ इस्लामाबाद में कोई 5-6 निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फारिग फ्री रहे। आपने भी किसी से सुना होगा, मिले होंगे या डिस्कशन की होंगी। तो चंद दिनों अगले चंद दिनों में समझता हूँ कि इस चीज़ में जो है वो थोड़ी सी तेजी आएगी और उसके बाद जो है फैसले होंगे। और इस बात का भी इम्कान है कि असेंबली वक्त से पहले तोड़ दी जाए ताकि निगरान हुकूमत को ज्यादा वक्त मिल जाए इंतखाबात के इनेकाद के लिए, कि इस पर भी कोई बात हुई है? देखिए मैंने वही बात की कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। अक्टूबर में ही होगा, टाइम पीरियड पूरा होगा तो अक्टूबर में होंगे। अगर असेंबली टूट जाती है तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। तो मैंने ये पहले ही कहा था अगर इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश है कि उनको चंद दिन और मिले इलेक्शन कैंपेन के लिए तो फिर नवंबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अक्टूबर हो या नवंबर उसके लिए इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अपनी इलेक्शन मुहिम आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, ईद से पहले चेयरमैन गुलाम भुट्टो जरदारी साहब जब शुरुआत गए थे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर लिया है। तो हम तो इलेक्शन मोड में अक्टूबर हो या नवंबर हो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, और अक्टूबर और नवंबर जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए जो माहौल चाहिए होता है वो मिल जाएगा, मैसर होगा सियासी जमातों को? देखिए हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिला जाए ताकि वो इलेक्शन मुहिम चलाएं और फिर आवाम फैसला करें कि उन्होंने किस जमात को वोट करना है, किस कैंडिडेट को वोट करना है। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए मैं समझता हूँ, और आवाम को फैसला करना चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं। और आखिर में कुंडी साहब, निगरान हुकूमत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात क्या हैं? किस तरह की निगरान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए और फिर वो इंतखाबात कराए जिसके नतायज सबके लिए काबिल कबूल हों? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है एक ऐसे निगरान सेटअप हो जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें, और उसमें पाकिस्तान की आवाम को ये फैसला करना चाहिए और वो करे
कि किसको वोट करते हैं। वो हम कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन है कि उसमें जीतने वाले और हारने वाले इलेक्शन के बाद कम से कम ये ना कहें कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है या कोई इस इलेक्शन में जो है इस किस्म का वो हुआ है कि जिसमें उनको हरवाया गया है। तो हम कहते हैं ऐसे भी हो, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PTI, जो भी जमाते हैं, हम कहते हैं सब उस इलेक्शन की तस्लीम करें और जो है वो इलेक्शन जो है जिसको भी आवाम मैंडेट देती है उसके मैंडेट को मैं समझता हूँ कि तस्लीम हो जाए। तो ऐसा भी फर्क ये ख्वाहिश है कि ऐसे कोई सेटअप हो जो फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन। हमारी पहले भी अगर जब 2008 में हमारी हुकूमत थी, हमने यही कोशिश की, हमने एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की जो है वो उसे एक अनुसाजी की और उसके लिए एक ऐसे लोगों का इंतखाब किया कि जो है वो इलेक्शन अच्छी तरीके से कराए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी के इलेक्शन में भी बड़े डाउट्स थे। इस मुल्क में RTS सिस्टम को बिठा दिया गया, इतने पैसे खर्च करने के बाद, टैक्स पेयर के पैसे खर्च करने के बाद जब RTS सिस्टम बिठा दिया जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल होता है कि ऐसी किस्म की चीज़ें मैं समझने को नहीं मिलती। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। भारत में शेड्यूल ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम की मेगा इवेंट में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, जबकि दीगर अरकान में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़, एहसान मजारी, मरीम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जबान कायरा और तारिक फातमी शामिल हैं। भारत में मेगा इवेंट का जो आगाज है वो 5 अक्टूबर से होगा, जबकि PCB ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत रखी है। जराये के मुताबिक कमेटी तमाम अमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी। हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवाई जाएंगी और उसके बाद कोई फैसला सामने आएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी क्या फैसला करेगी, क्या तरजीहात होंगी, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहसानुर रहमान मजारी साहब, वफाक के वजीर हैं, बैनुल सूबाई राब्ता जो है ये कमेटी बनी है। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में शिरकत है उस पर इससे पहले बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। वेन्यूज का इशू था कि पाकिस्तान ने किन किन जगह पर जो है वो खेलना है और किन जगहों पर पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। PCB के तर्जुमान का इससे पहले ये राब्ता था कि उन्होंने एक खत लिख दिया है क्योंकि पेट्रन इन चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, जिसमें उन्होंने उनसे कहा है कि वो इस हवाले से फैसला करे। पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो 5 मकामात अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कलकत्ता में खेलेगा और PCB ने मज़कूरा मकामात में से हर एक पर खेलने से मुतालिक मुतअद्दिद पहलुओं पर हुकूमत से मुशावरत जो है वो तलब की है, मशवरा तलब किया है। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो ये भी क्योंकि सेमीफाइनल का एक वेन्यू मुंबई है, तो PCB की तरफ से कहा गया था कि जो सेमीफाइनल के लिए मुंतखब 4 मकामात हैं उनमें से सेमीफाइनल जो है वो मुंबई की बजाय कोलकाता में खेलेगी, क्योंकि ICC ने मुंबई में पाकिस्तान के मैचेस ना रखने की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त थी उसको भी मंजूर कर लिया था। और ये जो इशू था वो पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट बोर्ड से उनके दरमियान भी जो है वो बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो क्योंकि नए चेयरमैन PCB के इंतखाब और दीगर मामलात की वजह से ये इशू जो है वो कुछ तातुल का शिकार था। अब मजारी साहब से फिर राब्ता हो गया। मजारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा एहसान मजारी साहब, मुझे कमेटी के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कमेटी के सामने क्या तरजीहात होंगी, किन मामलात को जो है वो कमेटी देखेगी और किस तरह से देखेगी? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अर्लियर ऑन आई कांट हियर यू बिकॉज कुछ डिस्टॉर्शन थी। कमेटी जो है बेसिकली PM साहब ने तश्कील दी है एंड इट इज उसको हेड करेंगे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और उसमें और भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IPC भी है, कम्युनिकेशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, और जो कमेटी 14 मेंबर कमेटी है PM साहब ने तश्कील दी है, कल तश्कील दी है, और ये अपनी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप इन इंडिया जो हो रहा है, जैसे आपको मालूम है कि इंडिया जो है एशिया कप से कतरा रही है पाकिस्तान आने में, वो चाहते हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यूज पे जाके खेलें, तो उसके मामले उसी सिलसिले में PM साहब ने कमेटी तश्कील दी है कि आप अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं आप मुझे बताएं, भेजें PM साहब को। जी अच्छा
ठीक है, तो मज़ारी साहब आपके ज़हन में क्या है, किन मामलात को पेश नज़र रखना होगा इस बात का फैसला करने के लिए कि पाकिस्तान की टीम जाएगी, और फिर किन किन वेन्यूज़ के ऊपर जो है वो इनके मैचेस होंगे? ये तो जी मज़ारी साहब आप मुझे जी 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 जी, जी अब आपकी आ रही है बात। आई कैन हियर यू। ये तो जो भी कमेटी बैठेगी और जिस जिस वेन्यूज है हमें उसका इल्म है, कहाँ कहाँ है इनके मैचेस हैं इंडिया में, उस पर ही बैठ के ये डिस्कशन की जाएगी। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है जो क्रिकेट होता है हमेशा इंडिया जो है स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व करता है। हम तो चाहते हैं कि एशिया कप खेलने के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, लेकिन जो गवर्नमेंट है इंडिया की, दे डोंट वांट टू सेंड देयर टीम टू पाकिस्तान। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान ना आए, हम न्यूट्रल वेन्यूज पे के खेलें। मेरी अपनी जाती राय है, जो मेरी पर्सनल व्यू, अगर जब इंडिया यहाँ नहीं आता खेलने के लिए तो वी शुड ऑल्सो डिमांड फ्रॉम देम दैट पाकिस्तान जो है वो भी वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा। दिस इज माई पर्सनल व्यू। अच्छा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर वर्ल्ड कप के जो है वो खेलने चाहिए? दिस इज माई पर्सनल व्यू जी। बाकी अभी जो कमेटी के मेंबर्स अपनी राय देंगे तो उनका राय का सामने आएगी और वही फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। क्योंकि इंडिया हमेशा क्रिकेट को पोलिटिसाइज करता है जी। अभी कुछ अर्सा पहले इनकी बेसबॉल की टीम आई हुई थी और 30 बंदों का कॉन्टेंजेंट था, इस्लामाबाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में खेल गई है। अब भी इनके 50 से बंदा ऊपर आया था, ब्रिज कंपटीशन था लाहौर में, पीसीओ तो लाहौर में 10 दिन रह के वो खेल के वाया होगा। वाई नॉट क्रिकेट? हमेशा अभी आपकी हमारी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम इंडिया गई थी खेलने के लिए, तो क्रिकेट को हमेशा पोलिटिसाइज करते हैं। हॉकी भी जाए और गेम्स हो, ओनली क्रिकेट, दे ऑलवेज पोलिटिसाइज क्रिकेट। अगर इंडिया यहां नहीं आती खेलने के लिए एशिया कप, तो मेरी राय यह है कि पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज की डिमांड करे। अच्छा, पाकिस्तान को भी डिमांड करनी चाहिए। अच्छा एहसान मज़ारी साहब, ये बताइएगा नए चेयरमैन पीसीबी का जो इंतखाब है उसकी वो मामलात आपको लगता है कि वो मामलात सारे जो पीसीबी की मैनेजमेंट के हवाले से हैं वो हल हो जाएंगे और पीसीबी के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे? अब वो सारे इश्यूज क्लियर हो गए हैं? हाँ जी बिल्कुल। पीसीबी के जो मामलात हैं, ज़का अशरफ साहब इज द चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी एंड वो उसको हेड कर रहे हैं। एंड आई थिंक आज वो शायद डर्बन साउथ अफ्रीका भी चले गए, क्योंकि 9 जुलाई से आईसीसी की मीटिंग शुरू है उधर डर्बन साउथ अफ्रीका में, और जो अगले 5 साल का उसमें बजट होता है और नए जो होते हैं अफेयर्स होते हैं क्रिकेट के हवाले से वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ही इज देयर, he is in charge of Pakistan Cricket Board. He has been nominated by the Honorable Prime Minister, who happens to be the patronage chief of Pakistan Cricket Board, and he's been endorsed by the Federal Cabinet. ओके, तो वो तो पीसीबी अब जो है वो अब मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम ये इश्यूज जो थे, जो हल तलब थे, वो तमाम के तमाम हल हो गए हैं। और अब क्योंकि उसके बाद अगला जो कदम है वो सिक्योरिटी वफ्द को भेजना है, आपकी वजारत ने खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी जो अगले कदम है इस हवाले से वो भी जो है वो तय पा जाएंगे वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से? इंशाल्लाह जी। जो कमेटी की मीटिंग होगी, जो तश्कील हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, जब उसकी मीटिंग होगी सो वी विल सेंड आवर रिकमेंडेशंस टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, देन ही इज द अथॉरिटी टू डिसाइड। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। एहसान मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी और हाई जो प्रोफाइल कमेटी बनी है उसके मेंबर भी। एहसान मज़ारी साहब का ये कहना था कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान, उनकी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती एशिया कप खेलने के लिए तो फिर पाकिस्तान को भी अपने मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने चाहिए, वर्ल्ड कप के मैचेस। एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मुल्क में जो सैलाब के खदशात है, बारिशों की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाके इन दिनों बारिशों की लपेट में है। बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ इलाकों में बारिशों के ये सिलसिले जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज से
10 जुलाई तक दरिया चनाब, सतलुज और रावी से जो मुतसिल इलाके हैं वहां पर भी तेज बारिशों की पेशगोई की है। रवा हफ्ते प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब में मुमकिना सैलाब का एक अलर्ट भी जारी किया था। दरिया चनाब में मुमकिना सैलाब से सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद के ये जो बिल्कुल मुतसिल इलाके हैं ये मुतासिर हो सकते हैं। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में ही जो बारिशों से रिलेटेड है 49 अफराद जख्मी भी हुए हैं। शदीद बारिशों से मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा है, जबकि नशेबी इलाके जो आने वाले दिन हैं उनमें जेर आब भी आ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा मौजूद रहेगा। अब ये मुमकिन जो सैलाबी सूरत हाल है ये किस हद तक सीरियस है और इस हवाले से तैयारियां क्या हैं, इस पर बात करने के लिए तर्जुमान पीडीएमए तसव्वुर चौधरी साहब इसके साथ मौजूद है। तसव्वुर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो आने वाले दिन है उनमें बारिशों और सैलाब के हवाले से जो मुमकिना सूरत हाल बन सकती है, क्या इत्तलात क्या है पीडीएमए के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बारिशों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कल 10 तारीख तक बारिशों का सिलसिला वो जारी रहेगा। आज रात से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश होगी, जो 10 तारीख तक स्पेल जो है ना वो जारी रहेगा। ठीक है। और दूसरा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सैलाबी सूरत हाल जो है इस वक्त जो है कैचमेंट एरियाज हैं हमारे दरिया रावी के और दरिया चनाब के, वहाँ पे जितने नाला जाते हैं ना उनमें जो है तुगयानी का खदशा है, वहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं जी हम। अच्छा, तो अब ये अर्बन फ्लडिंग की जो बात की जा रही है कि अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है क्योंकि सारे इलाके बिल्कुल दरियाओं के साथ साथ है, ये हमारे जो मशरकी दरिया हैं। ये 3 जुलाई से जो है हम प्रॉपर मुसलसल अलर्ट जारी कर रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो 10 तारीख तक उसका खतरा है बिल्कुल जी। लाहौर है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है और इस्लामाबाद है, इनमें अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। अर्बन फ्लडिंग अगर बारिश ज्यादा होती है तो अर्बन फ्लडिंग डेफिनेटली अर्बन फ्लडिंग होगी। जैसे आपने देखा कि लाहौर में अचानक 291 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। 291 मिलीमीटर बारिश, हम जो है ना इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बारिश होगी और बारिश होगी। उसके बाद हमें इंतजामिया को और अदारों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने दिन रात एक करके हुकूमत और तमाम अदारों ने कोशिश की और पानी की निकासी को यकीनी बनाया जी। और ये बारिशों के साथ साथ जो मशरकी दरियाओं की सूरत हाल है, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है अर्बन फ्लडिंग में या इन इलाकों में सैलाब की मुमकिना सूरत हाल में कि भारत की तरफ से अगर पानी छोड़ा जाता है? देखें, भारत की तरफ से अगर पानी छोड़ा जाता है तो वो दरिया चनाब और रावी में गंभीर सूरत हाल पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारे जो नाला जाते हैं उनमें तुगयानी आएगी। तुगयानी अगर नाला जात में आएगी डेफिनेटली जो है जो नाला गुजर रहे हैं शहरों के करीब से वहाँ पे खतरा जी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जो पंजाब की इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब ने आज हंगामी इजलास तलब किया। रिलीफ कमीशन पंजाब नबील जवेद साहब ने दौरा किया है सूबाई कंट्रोल रूम का इंतजामात के हवाले से, और जितने भी फूड हैम्पर्स हैं, कश्तियां हैं, दीगर साजो सामान जो इस्तेमाल होता है सैलाब में, वो तमाम इजला के पीडीएमए ने तमाम इजला के हवाले कर दिया जी। और पीडीएमए की रिकमेंडेशंस क्या है, डायरेक्टिव्स क्या है इन शहरों में? कोई ऐसी मुमकिन खुदा न खासा सूरत हाल अगर बन जाती है, जैसा आपने कहा लाहौर में बहुत ही गैर मामूली बारिश हुई, तो आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है तो उससे निपटने के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, जैसा कि डेरा गाजी खान है और राजनपुर है, यहाँ पे हमें फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है क्योंकि पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो पानी शहरों को जैसा तौनसा शरीफ है उसको हिट करता है, दीगर शहरों को भी हिट करता है। तो इस हवाले से तमाम सारे इंतजाम जो है वो हमने अलर्ट बार बार जारी कर रहे हैं, लोगों को एहतियाती तदाबीर का भी कह रहे हैं। हमने ये जितने में पंजाब भर की इंतजामिया उनको ये मरासला जारी किया हुआ है, अलर्ट बल्कि हाई अलर्ट जारी किया हुआ है कि जितने लोग दरियाओं के करीब आबादियों में रहते हैं जहाँ पे पानी आ सकता है, उनको फौरी तौर पर उनका इनखला किया जाए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके इनके लिए खाने पीने का सब बंदोबस्त किया जाए, जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त किया जाए
और तमाम इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं। आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह जी। ठीक है तसव्वुर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। PDM में जो है वो बात कर रहे थे और उनका कहना था कि इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, डायरेक्टिव्स भी जो है वो दिए गए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।